जैसे पीईटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन होता है, तो उन सब से हम ब्रेन इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग से क्या होता है, हमें ये आइडिया लग जाता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट है किस पर्टिकुलर काम के टाइम पे। तो जैसे अगर हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट एक्टिवेटेड है, अगर हम किसी चीज़ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट एक्टिवेटेड है। तो वो ब्रेन के एरियाज होते हैं जो हमें दिख जाते हैं ब्रेन इमेजिंग की टेक्निक से, जो एक्टिवेटेड होते हैं उस टाइम पे। और इसमें हम कौन कौन से टास्क पढ़ेंगे, जैसे जब ब्रेन एपिसोडिक मेमोरी में इन्वॉल्व होता है तब कौन से पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर सिमेंटिक मेमोरी का देखेंगे, फिर प्रोसीजरल मेमोरी का देखेंगे, और लास्ट में पीआरएस का, परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो पहले एपिसोडिक एनकोडिंग और रिट्रीवल में क्या होता है, ये तो सबको पता है कि एक पर्टिकुलर रोल है हिप्पोकैम्पस का, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब भी हम कोई मेमोरी एनकोड करते हैं और उसको फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करना होता है तो हिप्पोकैम्पस का रोल आता है कहीं ना कहीं। तो अब इसमें क्या किया है कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का यूज़ किया है, जिसको शॉर्ट में हम पीईटी बोलते हैं, और एफएमआरआई फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज़ किया गया है। और ये देखने के लिए कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन एनकोड कर रहे हैं, एनकोड मतलब उसको अपने ब्रेन में अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन सा पार्ट एक्टिवेटेड है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने जो टास्क लिया था वो था फेस रिकॉग्निशन, फेस एनकोडिंग एंड रिकॉग्निशन। मतलब जैसे बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाएंगे और आपको वो पिक्चर्स देख के याद करना होगा वो जो जो फेसेस हैं उन सबको, ताकि जब सेकंड राउंड में दोबारा वो पिक्चर्स दिखाई जाए तो उनमें से आपको ये पता चल जाए कि ये वाली पिक्चर हमने पहले देखी थी। पिक्चर मीन्स यू अंडरस्टैंड, फोटोग्राफ, लोगों की फेसेस की फोटोग्राफ्स थी। तो जब सेकंड टाइम दिखाएंगे तो आप पहली बार में एनकोड कर चुके होगे कि कौन कौन सी फोटोज आप देखे पहले देख चुके हो। दूसरी बार में आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये वाली फोटो आप पहले देख चुके हो, ये वाली देख चुके हो, ये वाली देख चुके हो। तो दो टास्क हो गए, पहला हो गया एनकोडिंग का, पहली बार देखना, फिर रिकॉग्निशन का मतलब दूसरी बार पहचानना। तो द क्वेश्चन वाज वेदर हिप्पोकैम्पस बिकम एक्टिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो अभी तक हमने सर्जरी के थ्रू या लीजनिंग के थ्रू ये चीज पढ़ी थी कि हिप्पोकैम्पस जो होता है वो एनकोडिंग के टाइम पे एक्टिव होता है, तो क्या इस टाइम पे हमें वैसा दिखेगा कुछ इमेजिंग करेंगे जब हम। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में किया गया था, जहाँ पे सब्जेक्ट्स को कुछ पिक्चर्स दिखाई गई थी। देवर आइदर फेसेस और नॉनसेंस इस टाइप के, या फिर फेसेस थे लोगों के। तो उनको वो एनकोड करना था और याद करके रखना था, रिमेंबर करके रखना था, क्योंकि जब उनको वो दोबारा दिखाया जाए तो उन्हें रिकॉग्नाइज करना था कि क्या चीज़ वो पहले देख चुके हैं। तो जैसे दो फोटोग्राफ दिखाई सेकंड टाइम पे, पहली बार कुछ फोटोग्राफ दिखाई, सेकंड राउंड में फिर से फोटोग्राफ दिखाने, साथ साथ दो दो फोटोग्राफ दिखानी शुरू की और बोला इसमें से आपने कौन सी देखी हुई है। तो पहले पेयर में से सपोज आपने ये वाली देखी है, दूसरे पेयर में से ये वाली देखी है जो पहले राउंड में दिखाई थी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज थी। So during these periods, PET scan recorded changes in regional cerebral blood flow triggered by local neural activity. तो वही था, PET स्कैन हो रहा था, ब्लड फ्लो दिख रहा था क्योंकि वो सिग्नल जा रहे थे जो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। These investigators observed that right hippocampus region was activated during the encoding of the face. तो हिप्पोकैम्पस का कौन सा रीजन एक्टिवेटेड था एनकोडिंग के टाइम पे, राइट हिप्पोकैम्पस। लेकिन जब रिकॉग्निशन चल रही थी, जब वो पहचान रहे थे कि कौन सी फोटो उन्होंने पहले देखी है, उस टाइम पे नहीं था ये राइट हिप्पोकैम्पस रीजन, तब एक्टिवेटेड नहीं था। इसका मतलब वो सिर्फ एनकोडिंग में इन्वॉल्व था, रिट्रीविंग में इन्वॉल्व नहीं था। So where retrieval process should have been engaged. These data are consistent with those from amnesic patient who had medial temporal lobe damage that led to anterograde amnesia but preserved distant. अब देखो यही चीज हमने amnesia के केस में भी पढ़ी थी कि जब उनका medial temporal lobe damage हो जाता है, जो कि हिप्पोकैम्पस भी उस एरिया में ही आता है, तो उस टाइम उनको anterograde amnesia हुआ था। मतलब आगे की चीजें वो याद नहीं कर पा रहा था, पीछे का जो था पास्ट, उसका पास्ट उसको याद था, लेकिन आगे की चीजें नहीं याद कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो एनकोडिंग नहीं कर पा रहा था, जिसमें हिप्पोकैम्पस का रोल है। तो वो चीज यहाँ प्रूफ हो चुकी थी पीईटी के थ्रू, एनकोडिंग में हिप्पोकैम्पस का रोल आता है। और किसका रोल आता है एनकोडिंग में? एनकोडिंग आल्सो एक्टिवेटेड लेफ्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो लेफ्ट साइड का। तो ये राइट साइड पे था और ये लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये दोनों एरियाज एनकोडिंग के टाइम पे थे। कौन से दो एरियाज? एक तो राइट हिप्पोकैम्पल रीजन था और लेफ्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था। अब रिकॉग्निशन के टाइम पे क्या एक्टिवेटेड था? रिकॉग्निशन के टाइम पे राइट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था। मतलब उल्टा हो गया, जब रिकॉग्नाइज कर रहे थे उस टाइम पे राइट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था। Thus, we have more support for the hippocampus role in memory as well as सपोर्ट ऑफ हेमिस्फीयर एसिमेट्रीज। तो इससे ये पता चला है कि दोनों हेमिस्फीयर की एसिमेट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि बराबर काम करते हैं दोनों हेमिस्फीयर, क्योंकि एनकोडिंग में देखो राइट साइड का एक पार्ट काम कर रहा है, लेफ्ट साइड का एक पार्ट। रिकॉग्निशन के टाइम पे राइट साइड का एक पार्ट काम कर रहा है। तो ये चीज इससे प्रूफ हुई कि दोनों हेमिस्फीयर का अपना अपना रोल होता है, और इस तरीके से एनकोडिंग के टाइम पे कौन से पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। फिर एनकोडिंग एंड रिट्रीवल प्रोसेस वर लेटराइज इन द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली, गिविंग राइज टू अ मॉडल विद द एक्रोनिम कॉल्ड HERA। HERA की फुल फॉर्म है हेमिस्फेरिक एनकोडिंग रिट्रीवल एसिमेट्री। मतलब हेमिस्फीयरिक मतलब दोनों लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की बात हो रही है, एनकोडिंग के टाइम पे, रिट्रीवल के टाइम पे एसिमेट्री के दोनों के अलग अलग पार्ट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो इस मॉडल से क्या पता चलता है? दिस मॉडल रिप्रेजेंट द आइडिया दैट एनकोडिंग इन्वॉल्व्स लेफ्ट हेमिस्फीयर मोर देन द राइट हेमिस्फीयर, रिट्रीवल इन्वॉल्व्स राइट हेमिस्फीयर मोर देन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इससे ये पता चलता है इस मॉडल से कि एनकोडिंग के टाइम पे मेनली लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है हमारे ब्रेन का, और रिट्रीवल के टाइम पे मेनली राइट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है। तो दोनों हेमिस्फीयर एनकोडिंग और रिट्रीविंग प्रोसेस में दोनों हेमिस्फीयर भी इन्वॉल्व है। बोथ प्रोसेसेस प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। encoding and retrieving information from the long term memory neocortical areas were also activated। तो ये वाले एरियाज भी एक्टिवेटेड थे जो एडिशनली आप लिख सकते हो।
Some more studies made use of relevant MRI methods to track the processing of individual items as a function of success and encoding. तो ये फिर बाद में MRI भी करके देखा गया, पहले तो PET किया था, फिर MRI करके देखा गया। और ये कुछ लोग थे जैसे एंथनी वैगनर एंड स्कोली MIT यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो इन लोगों ने यूज़ किया था और MRI का यूज़ करके they presented subject with items and scanned their brain using MRI, which they were encoding the information, and then later tested them for their memories of the item. Each research group found that even related responses were larger in prefrontal and medial temporal regions during encoding of words or pictures that were later remembered. तो यहाँ पे MRI का जब स्कैन MRI कर रहे थे और उनको कुछ एनकोडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी जो उनको याद करनी थी, और बाद में उनसे पूछा गया उनको कितनी याद है, जैसे उनकी मेमोरी की टेस्टिंग करी गई, तो उनको ये पता चला कि जो इवेंट रिलेटेड रिस्पॉन्सेज थे वो प्री फ्रंटल और मीडियल टेम्पोरल रीजन में ज़्यादा थे। और जैसे वो वर्ड्स और पिक्चर्स को जब एनकोड कर रहे थे, जो वो इन्फॉर्मेशन थी उसमें वर्ड्स भी थे, पिक्चर्स भी थे, तो यहाँ पे MRI के थ्रू भी ये क्लियर हो गया था कि प्री फ्रंटल और मीडियल टेम्पोरल रीजन ज़्यादा इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद आता है सिमेंटिक एनकोडिंग। ये ऊपर अभी एपिसोडिक की बात हो रही थी। एपिसोडिक क्या होता है, जब हमें कोई पर्टिकुलर सीन पुराना याद आ रहा हो या कोई एपिसोड याद आ रहा हो। सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ का मीनिंग समझना, जैसे अभी आप ये जो समझ रहे हो सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप ये सिमेंटिक एनकोडिंग कर रहे हो। तो एनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ सिमेंटिक नॉलेज है, इसको भी स्टडी किया गया फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग के थ्रू, और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। इन पर्टिकुलर एविडेंस फॉर डोमेन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। डोमेन स्पेसिफिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जो ब्रेन का जो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए काम करता है, तो इस तरह की चीज़ें पता चली थी। एंड देन unlike episodic retrieval that activates right prefrontal cortex, semantic retrieval involves left prefrontal cortex. तो क्या था, एपिसोडिक रिट्रीवल जो था, एपिसोडिक मेमोरी का जो रिट्रीवल था, उसमें कौन सा इन्वॉल्व था, राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लेकिन अगर सिमेंटिक की बात कर रहे हैं तो इसमें लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है। द रीजन इंक्लूड, अब इसमें कौन से एरियाज इंक्लूड है, ब्रोकाज एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले सारे नाम। ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व है, वेंट्रल लेटरल रीजन इन्वॉल्व है, and this lateralization to the left hemisphere remain regardless of whether memory is being retrieved. अब इसमें कह रहे हैं कि चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो चाहे वर्ड हो, सिमेंटिक के केस में इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब चाहे वो पिक्चर्स हो चाहे वो लिखी हुई चीजें हो, अगर सिमेंटिक एनकोडिंग है तो उसमें पर्टिकुलरली ये एरियाज जो एक्टिवेट होते हैं, कौन से, एक तो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ब्रोकाज एरिया और वेंट्रल लेटर रीजन, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम। फिर आते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है, स्टेप्स होते हैं किसी चीज़ को करने के, जैसे आपको कोई रेसिपी याद है तो वो प्रोसीजरल मेमोरी है, आपको कोई चीज़ बनाने का तरीका पता है तो वो प्रोसीजरल मेमोरी है। तो जिसमें मोटर सीक्वेंसेस आ जाते हैं, मोटर सीक्वेंस मतलब जैसे सपोज आपको ड्राइविंग आती है तो वो प्रोसीजरल मेमोरी है। सो वी लर्न दैट एमनीसिक डेमोन्स्ट्रेट इम्प्लिसिट लर्निंग ऑफ मोटर सीक्वेंसेस इवन when they cannot form explicit memory about the stimulus sequence। तो जो एमनीसिक पेशेंट होते हैं, जो एमनीशिया होता है जिनको, वो उनको ये प्रोसीजरल मेमोरी इम्प्लिसिटली याद होती है, मतलब वो करके दिखा सकते हैं लेकिन वो बोल के नहीं बता पाते कि वो एक्चुअली क्या करने वाले हैं, तो इम्प्लिसिटली याद होती है लेकिन एक्सप्लिसिटली वो उसको बता नहीं पाते हैं। एमनीसिक प्रोवाइड पावरफुल एविडेंस दैट इम्प्लिसिट लर्निंग नीड नॉट टू बी मीडिएटेड बाय एक्सप्लिसिट नॉलेज। तो यहाँ पे क्या था, बेसिकली ये देखना था कि इनको ये कैसे इम्प्लिसिटली किस तरीके से याद रहता है और कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई थी प्रोसीजरल मोटर लर्निंग नॉर्मल सब्जेक्ट्स में करी थी, इन्होंने एमनीसिक्स पे नहीं करी थी, जो नॉर्मल लोग थे जिनकी मेमोरी टोटली इंटैक्ट थी, उनके ऊपर ये स्टडी करी गई थी। दे कंपेयर्ड कंडीशंस इन विच द सब्जेक्ट्स लर्न मोटर सीक्वेंसेस इम्प्लिसिटली ड्यूरिंग डुअल टास्क कंडीशन विच हेल्प टू प्रिवेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम एक्सप्लिसिटली नोटिसिंग एंड लर्निंग दी सीक्वेंस। सो डुअल टास्क कंडीशन थी, डुअल टास्क मतलब दो काम आप एक साथ कर रहे हो, एंड दोनों कंडीशंस में आप मोटर सीक्वेंस कोई लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर ट्राइंग टू लर्न मोटर सीक्वेंस इम्प्लिसिटली मतलब करके देख के ट्राई करके उस टाइप से, और वो उसको एक्सप्लिसिटली नोटिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो दो टास्क एक साथ कर रहे हैं। सो पीईटी स्कैन किया था डुअल टास्क कंडीशन के टाइम पे, तो क्या उसमें डेमोन्स्ट्रेट हुआ, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्टिवेशन ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स एंड द सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर। मतलब कि एक तो मोटर कॉर्टेक्स तो होना ही था एक्टिवेट क्योंकि आप मोटर सीक्वेंस लर्न कर रहे हो, प्लस उसके अलावा उसके आसपास का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो दोनों एक्टिवेट हुए थे, और साथ में पुटामेन इन द बेसल गैंग्लिया बायलेटरली, तो ये वाला पार्ट भी जिसको हम बोलते हैं पुटामेन, ये भी एक्टिवेट हुआ था। ऑल्सो एक्टिवेटेड वर और भी पार्ट्स हैं जैसे रोस्ट्रल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पेराइटल कॉर्टेक्स, तो ये वाले पार्ट भी एक्टिवेट हुए थे। So therefore, when subjects were implicitly learning the task, brain areas that control limb movements were activated। तो ये सारे वो वाले ब्रेन एरिया हैं जो आपके हाथों और पैरों की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ये आप नोट कर लेना। तो ये सारे एक्टिवेट हो गए थे उस टाइम पे क्योंकि वो काम ऐसा कर रहे थे जिसमें उनको मूवमेंट की जरूरत थी। और when the distracting auditory task was removed, the right dorsolateral prefrontal cortex। अच्छा, अब इसमें पहले जैसे हमने देखा कि वो डुअल टास्क कर रहे थे। डुअल टास्क कंडीशन में सपोज वो कुछ सुन रहे हैं साथ में कुछ कर रहे हैं, सपोज म्यूजिक चला हुआ है जिसमें वो कुछ सुन रहे हैं, कुछ म्यूजिक के वर्डिंग्स को वो सुन रहे हैं, कोई गाना चल रहा है उसको सुन रहे हैं, साथ में वो कुछ टास्क ऐसा कर रहे हैं जिसमें उनको कोई पजल सॉल्व करनी है या कुछ इस टाइप का, तो डुअल टास्क हो गया, तब ये सारी चीजें एक्टिवेटेड थी। दूसरी बार में क्या हुआ, वो ऑडिटरी टास्क हटा दिया, मतलब ये म्यूजिक बंद कर दिया सेकंड टाइम पे, वो सिर्फ एक ही टास्क कर रहे थे, वन टास्क। तो उस टाइम पे क्या देखा गया कि जो राइट डॉर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और दूसरा
जो राइट प्री मोटर कॉर्टेक्स है, राइट पुटामेन है, पेराइटल ऑसिपिटल कॉर्टेक्स है, ये सारे एक्टिवेट हो गए थे। तो यहाँ पे ये देखा, मतलब बेसिकली फर्क क्या बता रहे हैं आपको, फर्क ये बता रहे हैं कि कुछ वो वाले पार्ट एक्टिवेटेड थे पहले जब डुअल टास्क कर रहे थे, और जब सिंगल टास्क कर रहे थे तो कुछ और पार्ट्स भी एक्टिवेटेड थे। तो ये आपको थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, यहाँ पे लर्निंग वाला पार्ट है, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सारे नाम आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मेमोराइजिंग वाला पार्ट है आपका सारा। फिर आ जाता है परसेप्चुअल प्राइमिंग। परसेप्चुअल प्राइमिंग में जैसे हम कोई चीज़ देख के जैसे पहचानना होता है हमें, परसेप्शन का जहाँ पे यूज़ होता है उसको परसेप्चुअल प्राइमिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ में भी इन्वेस्टिगेशन, मतलब पीईटी स्कैन, पीईटी स्टडी करी थी, स्कैनिंग करी गई थी ड्यूरिंग द टास्क, मतलब जब वो टास्क कर रहे हो तब उस टाइम पे सब्जेक्ट मैनिफेस्टेड इम्प्लिसिट प्राइमिंग बिहेवियरली, मतलब नो एक्टिवेशन एंड नो डीएक्टिवेशन वर नोटेड इन द हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, बट देयर वाज अ ब्लड फ्लो इन द बाइलेटरल ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। यहाँ पे ऑसिपिटल कॉर्टेक्स क्यों इन्वॉल्व हुआ है, अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑसिपिटल हमारे विजन में इन्वॉल्व होता है। अब जहाँ परसेप्शन की बात हो रही है, कोई चीज़ देख के परफॉर्म करने की बात हो रही है, तो उसमें ऑसिपिटल लोब विजन की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो हुआ था, और हिपोकैम्पस एक्टिवेट नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि ये इम्प्लिसिट परसेप्चुअल प्राइमिंग हो रही थी। उसके बाद द कंक्लूजन फ्रॉम दिस and other studies are that implicit and explicit retrieval of information is subserved by the brain system together with the face encoding data obtained by PET, animal and human lesion data. A reasonable conclusion is that hippocampus encodes new information but also retrieves recent information. So जितनी भी ये स्टडीज हमने पढ़ी हैं, चाहे वो ब्रेन इमेजिंग की हो, चाहे वो लीजन वाली स्टडीज हो जो पिछली वीडियो में पढ़ी थी, इनका एक कंक्लूजन जो निकल के आया है कि हिपोकैम्पस किस चीज़ में इन्वॉल्व है, नई इन्फॉर्मेशन को एनकोड करने के लिए, और रीसेंट इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, बहुत ही रीसेंट, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं। एंड व्हेन एक्सप्लिसिट रिकलेक्शन इज इन्वॉल्व, तो जब कोई एक्सप्लिसिट मतलब कोई पर्टिकुलर बोल के कोई चीज़ आप बता के कोई चीज़ कर रहे हो, कोई चीज़ रिकलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें हिपोकैम्पस की इन्वॉल्वमेंट होती है, इम्प्लिसिट में नहीं होती है। Perhaps the more interestingly, deactivation of the visual cortex for previously seen words is a correlate of perceptual priming. So in summary, neuroimaging studies have demonstrated patterns of neural activation that are consistent with memory system derived from cognitive research. तो जो भी हमारी स्टडीज हुई थी मतलब ह्यूमंस के ऊपर हुई थी, जैसे कि वो हमने एचएम और आरबी का जो पढ़ा था, फिर उसके बाद एनिमल मॉडल्स हमने पढ़े थे, तो उससे हमारी जो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक थी उन सब की जो फाइंडिंग्स थी वो कंसिस्टेंट थी, मतलब वो एविडेंस था एक तरीके का कि हमारी जो स्टडीज करी थी हमने पहले ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे वो सही थी। इसके बाद आता है सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। सो हाउ डज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ब्रेन रीजन चेंज एज मेमोरीज आर फॉर्म्ड। तो क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग ब्रेन के रीजन में चेंज होती है। मोस्ट मॉडल्स ऑफ द सेलुलर बेसिस ऑफ मेमोरी होल्ड दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिनाप्टिक इंट्रैक्शंस अमंग न्यूरॉन्स। अब इसके लिए आपको वो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि न्यूरॉन्स में सिनाप्टिक इंट्रैक्शन का क्या मतलब है, सिनैप्स का क्या मतलब है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि उसकी सिनाप्टिक इंट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ में कमी होती है न्यूरॉन्स में, या चेंजेस हो जाते हैं कभी ज़्यादा कभी कम, उस वजह से अलग अलग जो एरियाज हैं वो एक्टिवेट होते हैं। सो अभी इनमें क्या लिखा हुआ है आगे, वन ऑफ द बेसिक मैकेनिज्म इन हेप्स लॉ named after the man who posited it, Canadian psychologist Donald Hebb. Hebb rule states that if a synapse between two neurons is repeatedly activated at about the same time, the postsynaptic neuron fires. postsynaptic neuron क्या हुआ, सपोज ये न्यूरॉन है जिससे कोई सिग्नल ट्रेवल करके दूसरे न्यूरॉन पे जा रहा है, ये जो पीछे वाला न्यूरॉन है इसको पोस्ट सिनेप्टिक, ये प्री सिनेप्टिक हो गया, ये पोस्ट सिनेप्टिक हो गया, दिस वन इज प्री सिनेप्टिक, दिस इज पोस्ट, जिसमें से सिग्नल ट्रेवल करके यहाँ पे जाएगा। So the postsynaptic neuron fires, the structure or the chemistry of neuron changes and the synapse will be strengthened. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी दो न्यूरॉन्स के बीच में सिनैप्स होता है, सिनैप्स का मतलब आप जानते हो दिस इज अ कनेक्शन, ये जो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन है जिसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता है तो आप प्लीज न्यूरॉन वाला मेरी वीडियो देख लेना, आपको बेसिक समझ में आने चाहिए इसके लिए। तो ये जो कनेक्शन है सिनैप्स दो न्यूरॉन्स के बीच में जब रिपीटेडली एक्टिवेट होता है, मतलब बार बार सिग्नल जा रहा है, तो सेम टाइम पे जा रहा है, सेम टाइम पे, अबाउट द सेम टाइम, तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो फायर करता है, मतलब कि ये वाला जो न्यूरॉन है वो फायर करेगा। एंड द स्ट्रक्चर और द केमिस्ट्री ऑफ न्यूरॉन चेंजेस, तो इससे क्या होगा, इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री चेंज होगी, उसके अंदर के केमिकल्स में चेंजेस आएंगे, और सिनैप्स और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, मतलब कनेक्शन, सिनैप्स मतलब कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। दिस इज नोन एज हेबियन लर्निंग। सो दिस इज द हेब्स लॉ। A more general and more complex mechanism is called long term potentiation. अब लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या है, इन दिस प्रोसेस न्यूरल सर्किट्स इन द हिपोकैम्पस दैट आर सब्जेक्टेड टू रिपीटेड एंड इंटेंस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डेवलप हिपोकैम्पस सेल दैट बिकम मोर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई। अब इसको आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, ये क्या कह रहे हैं, दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम मतलब है, हेबियन लॉ भी वही कह रहा है और लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन भी वही कह रहा है कि जब अगर बार बार किसी न्यूरॉन को आप एक्टिवेट करोगे, मतलब बार बार इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आएगी बार बार रिपीटेडली, तो वहां पे उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, मतलब कहने का ये है कि वहां पे और ज्यादा हिपोकैम्पल सेल डेवलप हो जाएंगे, और उसकी वजह से वो पर्टिकुलर न्यूरॉन और सेंसिटिव हो जाएगा स्टिमुलाई को लेके, वो और ज्यादा स्टिमुलाई को रिसीव करेगा, और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दैट एन एक्साइटेटरी इनपुट एंड पोस्ट सिनेप्टिक डीपोलराइजेशन आर नीडेड टू प्रोड्यूस एलटीपी
इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डब्लीगेटेड एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। तो ये थोड़ा सा नाम आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट ये एक रिसेप्टर का नाम है, NMDA, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। रिसेप्टर मीन जो रिसीव करते हैं सिग्नल, तो वो जो सिग्नल रिसीव करते हैं उनका रोल है यहाँ पे, क्योंकि सिग्नल रिसीव की बात हो रही है ना एलटीपी के लिए। तो क्या हो रहा है कि एक्साइटेटरी इनपुट मतलब जो इनपुट भेज रहा है, और जो पोस्ट सिनेप्टिक है मतलब जो इनपुट ले रहा है, उसमें किसका रोल आता है? एनडीएमए रिसेप्टर का रोल आता है। और रिसेप्टर सेल्स कहाँ होते हैं? डेंड्राइट्स में होते हैं हमेशा। इसलिए मैंने आपको बोला आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूरा याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये डेंड्राइट्स कहाँ है ये आपको पता हो कि न्यूरॉन्स में ऐसे सोमा होता है और उसके यहाँ पे ऐसे आसपास डेंड्राइट्स होते हैं, फिर आगे जाके एक्सॉन आता है। तो डेंड्राइट्स में उनके रिसेप्टर सेल्स होते हैं जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है दूसरे न्यूरॉन से। तो ये डेंड्राइट्स पे होते हैं रिसेप्टर सेल्स। ग्लूटामेट इज द मेजर एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर। ग्लूटामेट नाम आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये जो हिपोकैम्पस में ये मेजर एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है। एक्साइटेटरी मतलब जो सिग्नल को आगे एक्साइट करने में, न्यूरॉन को एक्साइट स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, ये मेजर ट्रांसमीटर है। एंड इट कैन बाइंड विद NMDA एंड नॉन NMDA। तो ये इन दोनों के साथ बाइंड हो जाता है, मतलब ये यहाँ पे जाके अगर ये NMDA रिसेप्टर है तो भी, और नॉन NMDA है कोई भी रिसेप्टर है, ये दोनों के साथ जाके बाइंड हो जाता है ग्लूटामेट, और ये इसको एक्साइट करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूटामेट। ओके, then long-term potentiation and memory performance. This effect of enhanced response can last for weeks or even longer, suggesting to many that it could be a mechanism for long-term memory and retention. तो ये जो long-term potentiation हम बात कर रहे हैं अभी NMDA वगैरह की, जो बार बार एक्साइट होते हैं रिपीटेडली, तो ये कह रहे हैं कि ये काफी हफ्तों तक ऐसा चलता रहता है, और इसकी वजह से हमारी जो लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है, रिटेंशन होती है, वो इसी वजह से होती है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन की वजह से। अगर हम इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दें बीच में, तो क्या हमारी लर्निंग और रिमेंबरिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी? तो यस, अगर हम इस प्रोसेस को बीच में रोक देते हैं, यानी कि जैसे अगर हमने कोई ऐसी दवाई ले ली जिससे हमारे ये रिसेप्टर सेल्स जो हैं, जैसे आप कोई ड्रग लेते हो, दवाई लेते हो, तो क्या होता है, जैसे ग्लूटामेट ने यहाँ पे जाके अगर बाइंड होना है, तो उसकी जगह पे वो दवाई के केमिकल्स यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे, और यहाँ पे जगह नहीं बचेगी ग्लूटामेट के जाने की। तो उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग और मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो केमिकली ब्लॉक कर रहे हो आप एलटीपी को, हिपोकैम्पस एरिया को, जिससे आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। In the similar way, genetic manipulation that block the cascade of molecular triggers for ATP also, तो वही है, जेनेटिक मैनिपुलेशन से भी होता है, ड्रग से भी होता है। So this experiment provides strong evidence of impairing spatial memory by blocking NDMA। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप NMDA को ब्लॉक कर देते हो, जो कि एक रिसेप्टर है, उसको आप ब्लॉक कर देते हो, तो आपकी मेमोरी इंपेयरमेंट होती है, स्पेशल मेमोरी खासकर। तो ये था आपका ये पर्टिकुलर यूनिट जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।